गुड विशेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम पास 6 सेम। इस लेक्चर का जो सोर्स मटेरियल है वो है साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी बाय डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा एंड प्रोफेसर वीपी अग्रवाल। इसका एडिशन है 7th रिवाइज्ड एडिशन जनवरी 2021। चलिए इसी बुक से ही सोर्स मटेरियल लेते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज 12th चैप्टर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी, इसमें हम सीखेंगे कि जीएसटी के अंडर टैक्सेबल वैल्यू को, सप्लाई की जो टैक्सेबल वैल्यू है उसको कैसे कंप्यूट करते हैं गुड्स से रिलेटेड और सर्विसेज से रिलेटेड। चलिए डिस्कस करते हैं ये चैप्टर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। इस चैप्टर के हम सीख रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू कंप्यूट करना कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं जीएसटी रिजीम के अंडर, कैसे टैक्सेबल वैल्यू को कंप्यूट किया जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका। फॉर प्रॉपर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी it is very important for every supplier to determine the taxable value of supply of goods and or services। हर एक, ये हम सभी जानते हैं कि जीएसटी की प्रॉपर कंप्यूटेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक सप्लायर को अपनी टैक्सेबल वैल्यू जो है गुड्स एंड और सर्विसेज की वो डिटरमाइन करनी होती है। अब इस जीएसटी रिजीम में टैक्स इज पेबल ऑन एड वैलोरम बेसिस। यहाँ पर टैक्स जो है वो एड वैलोरम बेसिस पे पेएबल होता है। एड वैलोरम बेसिस मींस द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज की हम सप्लाई जो है गुड्स एंड और सर्विसेज की परसेंटेज वैल्यू पर हम उस पर टैक्स जो है वो पे करते हैं। सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सीजीएसटी रूल्स 2017 certain provisions related to valuation of supply under different circumstances and to different persons। तो सेक्शन जो 15 है सीजीएसटी एक्ट का, इसमें हमें इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई सीजीएसटी रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई से के रिगार्डिंग, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं वो हमें इस रूल में बताए गए हैं और डिफरेंट पर्संस के लिए ये किस तरह से एप्लीकेबल है ये हमें समझाया गया है। द सीजीएसटी एक्ट 2017 and other laws have adopted the concept of transaction value for determination of taxable value of supply on which GST is levied under section 15 of the CGST Act 2017। The value of supply of goods or services or both shall be the transaction value which is the price actually paid or payable for the supply where the supplier and the recipient of supply are not related and the price is the sole consideration of the supply। सीजीएसटी एक्ट 2017 और दूसरे जो लॉज हैं उन्हें अडोप्ट, उनमें जो कंसेप्ट है अडोप्टेड वो क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू का। ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पर हम टैक्सेबल वैल्यू को जो है वो डिटरमाइन करते हैं जिस ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी जो है वो लिवाई किया जाता है सेक्शन 15 के अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 के। तो देखिए इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स और सर्विसेज या दोनों का, वो क्या होगा, एक वो होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू जो कि क्या है, विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड, जो कि एक प्राइस है जो एक्चुअली पे किया गया है या पेएबल है उस सप्लाई पर। वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, जहां पर जो सप्लायर है और सप्लाई का रिसिपिएंट है आर नॉट रिलेटेड, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, और जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन है सप्लाई का। सेक्शन 15 इज कॉमन फॉर ऑल टैक्सेस। सेक्शन 15 जो है वो सभी टैक्सेस के लिए कॉमन है एंड ऑल्सो कॉमन फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज चार्जेबल अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अंडर जो गुड्स एंड सर्विसेज जो चार्ज किए जाते हैं उनके लिए भी ये टैक्स कॉमन है सेक्शन 15। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, अब क्योंकि हम सप्लाई की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी इसमें, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज लेविड। ये वो वैल्यू है
जिस पर जीएसटी जो है वो लैवी किया जाता है। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अराइविंग एट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमें सप्लाई की प्रॉपर वैल्यूएशन करनी होती है जिससे कि हम प्रेस्क्राइब्ड टर्नओवर पर कंप्यूट कर सकें सप्लाई। जीएसटी रिजीम के अंडर डिफरेंट जो स्टेप्स हैं, पर्पसेज हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई को जानना जरूरी होता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या इंक्लूड करेगी और क्या इस इंक्लूड नहीं करेगी, ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड करेगी? फर्स्ट, एनी टैक्स, ड्यूटीज, सेसेस एंड चार्जेस लेविड अंडर एनी एक्ट। किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमें टैक्सेस, ड्यूटीज और सेसेस जो हैं या जो भी चार्जेस जो हैं वो देने पड़ते हैं, एक्सेप्ट जीएसटी, जीएसटी के अलावा। बट जीएसटी कंपनसेशन सेस शैल बी एक्सक्लूडेड। जीएसटी कंपनसेशन सेल जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको बाहर ही रखा जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई से बाहर ही रखा जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इफ चार्ज्ड बाय द सप्लायर सेपरेटली अंडर इनवॉइस, अगर ये जो है कंपनसेशन सेस जो है वो चार्ज किया गया है सप्लायर के द्वारा सेपरेटली अंडर इनवॉइस, किसी इनवॉइस के अंडर सेपरेटली इसको चार्ज किया गया है तो इसको एक्सक्लूडेड ही रखा जाएगा। सेकंड है एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे। कोई भी अमाउंट जो कि सप्लायर को पे करनी है, मींस वो उसको लायबल है पे करने के लिए, विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट, जो कि रिसिपिएंट का खर्चा है, एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली चार्ज, जो कि जो प्राइस चार्ज किया गया है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है वो, तब वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आएगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट से जो सप्लायर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स से पहले या उस टाइम पर जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज करता है, जैसे पैकिंग, कमीशन, ये सब जो हैं ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किए जाएंगे। ये सब इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको इंक्लूड किया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। चौथा पॉइंट है इंटरेस्ट या फिर लेट फीस या फिर कोई पेनल्टी है, पेमेंट्स की डिले के लिए कोई पेनल्टी दी गई है, ठीक है, किसी कंसिडरेशन के लिए, किसी सप्लाई की कंसिडरेशन के लिए की पेमेंट में अगर डिले हुई है तो उस पर कोई पेनल्टी दी है या फिर कोई लेट फीस दी है या फिर कोई इंटरेस्ट दिया है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा, इसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस। ऐसी सब्सिडीज जो डायरेक्टली प्राइस के साथ लिंक्ड है, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज को आप छोड़ देंगे, गवर्नमेंट सब्सिडीज को छोड़कर बाकी जितनी भी सब्सिडीज जो हैं प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड हैं उनको आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, पेज नंबर 182। इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो क्या इंक्लूड नहीं करेगी? एनी डिस्काउंट विच इज अलाउड, ऐसा कोई भी डिस्काउंट जो कि अलाउड है। इसमें दो पॉइंट्स हैं डिस्काउंट से रिलेटेड। फर्स्ट, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जो डिस्काउंट है वो सप्लाई से पहले या सप्लाई के दौरान। If such discount has been duly recorded in the invoice issued relating to supply, उस सप्लाई से रिलेटेड जो इनवॉइस इशू किया गया है उसमें उसकी एंट्री है अगर, तब। और दूसरा, आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, जो डिस्काउंट जो है सप्लाई के बाद, जिससे कि सप्लाई जो है वो बाद में इफेक्ट होती है। इफ, इसमें दो पॉइंट हैं ए बी। सच डिस्काउंट इज इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, जो डिस्काउंट जो है वो एग्रीमेंट के टर्म्स में है, एंड स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द रेलिवेंट इनवॉइसेस, जो कि लिंक है उससे रिलेटेड जो इनवॉइसेस हैं उनसे डायरेक्टली। दूसरा है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू सच डिस्काउंट, उस डिस्काउंट से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, अगर उस सप्लाई के रिसिपिएंट के द्वारा उसको रिवर्स कर दिया गया है, उस केस में भी इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, डिस्काउंट को, इसको हटा दिया जाएगा वहां से। द अबव इंग्रेडिएंट्स आर डिस्कस्ड बिलो। ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऊपर पढ़े हैं फर्स्ट और सेकंड,
इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, ये जो है ये हम वन बाय वन पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई। हमने ऊपर कंसेप्ट्स में ये पढ़ा कि प्राइस जो है वो एक्चुअली पे किया गया है या पेबल है सप्लाई के लिए। तो इसको अंडर सेक्शन 15(1) द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज एप्लीकेबल बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन्स। ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है जो कि एप्लीकेबल है अनरिलेटेड पर्सन्स के बीच, वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन ऑफ द फॉर द सप्लाई। जहां पर प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन है सप्लाई का, is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both. This is the price for the specific supply that is being valued. ये वो प्राइस है specific supply का जो कि वैल्यू किया जा रहा है। It includes the amount already paid. इसमें वो भी इंक्लूड किया जाएगा जो अमाउंट ऑलरेडी पे किया जा चुका है सप्लाई के दौरान। Is being valued for tax. इसको भी टैक्स के लिए वैल्यूड किया जाता है। As well as the amount payable, जो अभी पे नहीं किया है, जो कि पेएबल है, एंड नॉट येट पेड एट दैट टाइम। सप्लाई के दौरान उसको पे नहीं किया गया है लेकिन वो अभी पेएबल है, वो भी। द वर्ड पेएबल रेफर्स टू द प्राइस। पेएबल वर्ड से क्या मतलब है कि ये वो प्राइस है दैट इज एग्रीड टू बी पेड फॉर द गुड्स और सर्विसेज, जो कि एग्री किया गया है पे करने के लिए गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से रिलेटेड है ये, जिस पर कि एग्री किया है रिसिपिएंट ने कि वो इस पे अमाउंट को पे कर देगा, वो एग्री करता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस फॉर 1 MT ऑफ सीमेंट फ्रॉम एक्स लिमिटेड टू वाई ₹7,000। इसमें एडवांस पेमेंट है डिस्पैच से पहले की, वो ₹700 है, और क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है, और इस क्रेडिट पीरियड में जो अमाउंट पे करनी है, बाकी की अमाउंट कितनी बचती है 6300, 6300 जो है उसके लिए एक क्रेडिट पीरियड है 30 डेज का। तो इन 30 दिन में के उधार पॉलिसी में वो इसको परचेज कर रहा है। बेस टैक्सेबल वैल्यू क्या है इसके ₹7,000, क्योंकि 7,000 का मटेरियल है। एडिशंस एज फर्दर डिस्कस्ड बिलो मे आल्सो हैव टू बी मेड। दिस वुड बी सो इवन दो ओनली ₹700 हैव बीन रिसीव्ड। हमने सिर्फ 700 रुपए रिसीव किया है, लेकिन हम एंट्री किसके करेंगे 7,000 की ही, क्योंकि 6300 रुपए अभी हमें और आने हैं। पेबल वैल्यू भी उसमें इंक्लूड करनी है सप्लाई में। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में ये नहीं है कि आपको जो आपने जो सप्लाई किया है, जैसे कि इसमें कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस जो है 1 MT का सीमेंट का वो 7,000 था, उसमें से 700 एडवांस में मिले हैं तो 700 की एंट्री कर देंगे आप। नहीं, 7,000 की सप्लाई को ही आप इंक्लूड करेंगे वैल्यूएशन में। टैक्सेस अंडर द देन टैक्सेस अदर देन GST इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, सेक्शन 15(2)(a). बी पार्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट है टैक्सेस अदर देन GST। जो टैक्सेस GST के अलावा पे किए गए हैं, इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, अगर सप्लायर के द्वारा वो अलग से चार्ज किए गए हैं, जो GST से अलग जो टैक्सेस हैं, GST के अलावा जो टैक्सेस हैं, ऐसे टैक्सेस अगर सप्लायर के द्वारा चार्ज किए गए हैं तो सेक्शन 15(2)(a) में देखिए उसका क्या प्रोविजन है। GST एंड GST सेस आर नॉट पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। GST और GST सेस जो है वो टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट नहीं है, बट अदर टैक्सेस, सेसेस, फीस एक्सेट्रा विल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। बाकी के जितने भी टैक्सेस, सेसेस, फीस वगैरह दी है वो टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बनेगी इफ सेपरेटली बिल, अगर उनका सेपरेट बिल बना है तो। फॉर इंस्टांस, if a supplier of goods pays a municipal tax in relation to the goods being supplied and bills the same separately, अगर एक सप्लायर जो है वो म्युनिसिपल टैक्स पे करता है सप्लाई के दौरान गुड्स की, तो बिल्स और उनका बिल जो है वो सेपरेटली क्रिएट करता है, उसका जो है उस वाउचर में स्पेसिफाइड है कि वो ऐसे टैक्सेस जो है वो पे किए गए हैं। सच टैक्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ये जो टैक्स है, ये म्युनिसिपल टैक्स, ये टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी पार्ट, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज। अगर थर्ड पार्टी को जो पेमेंट्स हैं वो की गई हैं बाय द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने सप्लायर की बजाय थर्ड पार्टी को पेमेंट की है सप्लायर के बिहाफ पर, इन रिलेशन टू द सप्लाई, सप्लाई से ही रिलेटेड है ये। रिसिपिएंट ने सप्लाई सप्लायर से प्राप्त की है और उसके बदले में जो कंसिडरेशन है वो थर्ड पार्टी को पे की है। पेमेंट जो है वो थर्ड पार्टी को की है
तो इसके लिए देखिए सेक्शन 15(2)(b) में क्या प्रोविजन है? अ सप्लायर मे नीड टू इनकर वेरियस एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू मेक अ पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। एक सप्लायर को बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं किसी पर्टिकुलर सप्लाई गुड्स की सप्लाई से रिलेटेड। इन द नॉर्मल कोर्स ही वुड पे दीज अमाउंट्स एंड दे वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू। नॉर्मल कोर्स में क्या करेगा? वो खुद इन अमाउंट को पे करेगा और पार्ट ऑफ द वैल्यू दैट ही चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर, उसको उसी की वैल्यू में ऐड कर देगा जो वो कस्टमर से चार्ज करता है, मींस रिसिपिएंट से जो है वो उनको ऑब्टेन कर लेगा। हाउएवर इवन इफ द कस्टमर मेक्स डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सम ऑफ सच लायबिलिटीज, जबकि अगर कस्टमर जो है वो इनकी डायरेक्ट पेमेंट करता है इन लायबिलिटीज की, सप्लायर की इन लायबिलिटीज की डायरेक्ट पेमेंट कौन कर रहा है? उसका कस्टमर, सप्लायर का कस्टमर कर रहा है थर्ड पार्टी को। एंड द सप्लायर डज नॉट इंक्लूड दिस अमाउंट इन द बिल, और अगर सप्लायर इसको अपने बिल में इंक्लूड नहीं करता है, इट वुड स्टिल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तब भी ये टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट्स with ABC company to conduct a dealers meet. In furtherance of this, Grand Biz contracts with vendors to deliver goods like water, soft drinks, audio system, projector, catering, flowers, etc. at the venue on the stipulated dates at the stipulated prices. Grand Biz is liable to make these payments as contracted. Grand Biz को ये जो payments हैं वो करनी है जैसा कि contract में के टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन्ड है। द सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर्स वांट पेमेंट अपॉन डिलीवरी। सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर जो है वो पेमेंट चाहता है डिलीवरी के टाइम। एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक्स वेंडर। एबीसी कंपनी जो है वो एग्री करती है जो बिल रेज किया गया है सॉफ्ट ड्रिंक्स का वेंडर के द्वारा उसको। ऑन ग्रैंड बीज ऑन रिसीविंग द क्रेट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, जब क्रेट्स जो हैं वो रिसीव कर लेते हैं तो उस दौरान वो रिसिपिएंट जो है वो सप्लायर के बिहाफ पर थर्ड पार्टी को जो है वो पेमेंट कर रहा है। किसके बिहाफ पर? सप्लायर के बिहाफ पर। तो दिस अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बीज टू एबीसी कंपनी, हाउएवर इट वुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइड द ग्रैंड बीज टू एबीसी कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। मींस क्या है कि अगर रिसिपिएंट जो है वो सप्लायर के बिहाफ पर थर्ड पार्टी को कोई पेमेंट करता है और उस बिल में उसकी कोई एंट्री नहीं है, लेकिन तब भी वो किस में इंक्लूड होगा? टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 183 पर देखिए, डी पॉइंट है इसका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सेक्शन 15(2)(c) के अकॉर्डिंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज कमीशन एंड पैकिंग चार्जेस चार्ज्ड बाय द सप्लायर और एनीथिंग एल्स डन बाय द सप्लायर। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या है? ये जैसे कि कमीशन है, पैकिंग जो चार्ज की जाती है सप्लायर के द्वारा, या इसके अलावा जो भी सप्लायर के द्वारा किससे रिलेटेड? सप्लाई से रिलेटेड। सप्लाई एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मस्ट बी एडेड टू वैल्यू। ये सभी जो खर्चे हैं, ये भी जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, वो सब भी इस वैल्यू में इंक्लूड किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, कमीशन के, पैकिंग के, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस के और इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस के। वो एग्जांपल देखिए जरा, जैसे कि कमीशन का एक एग्जांपल है, दिस में बी पेड टू एन एजेंट। कमीशन जो है वो एजेंट को पे कर दिया जाएगा, रिकवर्ड फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स एंड और सर्विसेज, दिस इज पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये भी सप्लाई की वैल्यू का पार्ट होगा। इसी तरह से पैकिंग के जो चार्जेस हैं वो इफ चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट, अगर सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट से चार्ज करता है पैकिंग के, तब भी वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई के का पार्ट होगा। अब जैसे इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन चार्जेस हैं वो भी ऐड किए गए हैं बिल में, तो वो भी इंक्लूड किए जाएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, इसी का ही एग्जांपल है। तो एट द रिसिपिएंट्स साइट विल आल्सो बी एडेड। रिसिपिएंट्स की साइट पर इंस्टॉल किया गया है परचेज मटेरियल को और उसको टेस्ट भी किया गया, उससे रिलेटेड जो चार्जेस हैं वो अगर उससे रिसीव किए गए हैं तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में
इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए ई पार्ट, इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। अगर कोई इंटरेस्ट है या लेट फीस है या कोई पेनल्टी है पेमेंट की डिले से रिलेटेड, पेमेंट के में डिले होने के फलस्वरूप अगर इंटरेस्ट पे किया गया है, लेट फीस पे की गई है, पेनल्टी पे की गई है, तो सेक्शन 15(2)(d) के अकॉर्डिंग द वैल्यू फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई विल इंक्लूड नॉट ओनली द बेस प्राइस, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई उसका बेस प्राइस ही इंक्लूड नहीं करेगी, लेकिन उसके साथ साथ और क्या इंक्लूड करेगी, उसकी पेमेंट से की डिले से रिलेटेड जो चार्जेस उस पर लगाए गए हैं वो भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। अ सप्लाई प्राइस्ड एट ₹2000 इज मेड, एक सप्लाई 2000 रुपए की प्राइस की वो की गई विद अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ फॉर पेमेंट, उसका क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का है। देयर आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ 12% इज चार्ज्ड, उस क्रेडिट पीरियड के खत्म होने के बाद कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, 12%। द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। अब 1 मंथ का तो क्रेडिट पीरियड ही था, उसके बाद 1 मंथ और मींस 2 मंथ्स जो है डेट ऑफ सप्लाई के 2 मंथ्स बाद वो पेमेंट की गई। द अमाउंट ऑफ 12% पर एनम, दैट इज 1% पर मंथ ऑन 2000 फॉर 1 मंथ आफ्टर द फ्री क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड के बाद 2000 रुपए पर 12% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट। तो कितना बनेगा वो ₹20। सच इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द वैल्यू, उस वैल्यू में वो ऐड कर दिया जाएगा। 2000 रुपए की चीज कितने में पड़ी है, 2020 में, ये नहीं है कि 20 रुपए खा जाएंगे उसमें से, 2020 की वैल्यू को ही टैक्सेबल वैल्यू में आप इंक्लूड करेंगे, उस पर ही जीएसटी जो है वो चार्ज करेंगे। नेक्स्ट देखिए सब्सिडीज, ऐसी कोई सब्सिडी है गवर्नमेंट सब्सिडीज के अलावा, अभी हमने पढ़ा था पिछले कंसेप्ट में कि गवर्नमेंट सब्सिडीज को छोड़ देना, उसके अलावा प्राइस से रिलेटेड जितनी भी सब्सिडीज हैं वो क्या होंगी, वो भी इस वैल्यूएशन में इंक्लूड की जाएंगे। सब्सिडी इज अ सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लो, किसी भी कमोडिटी के प्राइस को लो करने के लिए जो है वो सब्सिडी दी जाती है। इफ द सब्सिडी इज गिवन बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये ऐसी कोई सब्सिडी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है प्राइस को लोअर करने के लिए, आफ्टर एडजस्टिंग द सब्सिडी इज द टैक्सेबल वैल्यू, तो उस सब्सिडी को माइनस करने के बाद आप टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। इफ द सब्सिडी इज गिवन बाय अ पर्सन और एंटिटी अदर देन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर किसी एनजीओ के द्वारा या फिर किसी वो सप्लायर के द्वारा या किसी और के द्वारा जो सब्सिडी है वो दी गई है, तो उस सब्सिडी को जो है वो टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूड करते टाइम वो आप सब्सिडी जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन करते टाइम। द सब्सिडी इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऐसी सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दी जाएगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऑफ द सप्लायर हु रिसीव्स द सब्सिडी, जो सब्सिडी को रिसीव करता है सप्लायर, उस सप्लायर की सप्लाई में उसको ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है इसका, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज ₹50। नोटबुक का सेलिंग प्राइस क्या है, ₹50। फॉर नोटबुक्स सोल्ड टू स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स अ कंपनी यूजेस इट्स CSR फंड्स टू पे द सेलर ₹30। सब्सिडी दी जाती है, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को आप सेल करते हैं उन नोटबुक्स को तो ₹30 की उसमें सब्सिडी दी जाती है एक नोटबुक पर, so that the students pay only ₹20 per notebook, तो स्टूडेंट जो है वो ₹20 पर नोटबुक ही पे करेगा। The taxable value of the notebook will be ₹50 as this is a non government subsidy। यहाँ पर जो है ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है तो टैक्सेबल वैल्यू इसकी 50 होगी। इफ द सेम सब्सिडी इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर यही सेम सब्सिडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, ₹20। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ द नोटबुक इज ₹50 फॉर नोटबुक सोल्ड टू द स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, अ कंपनी यूजेस इट्स CSR फंड्स, एक कंपनी जो है वो अपने CSR फंड्स को यूज कर रही है सेलर को ₹30 पे करने के लिए। तो यहाँ पर सब्सिडी कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है अपने CSR फंड्स को यूज करके। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है, इसलिए इसको टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। ₹50 को ही 30 को भी इंक्लूड किया जाएगा, मीन्स टोटल ₹50 ही टैक्सेबल वैल्यू होगी। अगर यही ₹30 जो है ये सब्सिडी जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई होती तो
इसकी टैक्सेबल वैल्यू जो होती है सप्लाई की वो कितनी होती है ₹20। तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी को टैक्सेबल वैल्यू में इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जो डिस्काउंट्स देते हैं आप, उसकी एक्सक्लूजन के बारे में सेक्शन 15(3) में क्या मेंशन है? द प्रिंसिपल हेयर इज दैट प्राइस एज एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर्म्स द बेसिस ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। द प्रिंसिपल हेयर इज दैट, यहां पर क्या प्रिंसिपल है? एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाईज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। यहां पर ये जो है एस्टैब्लिश करता है बेसिस टैक्सेबल वैल्यू का। डिस्काउंट दैट आर अलाउड आर एज फॉलोज। ऐसे डिस्काउंट्स जो निम्नलिखित हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डिस्काउंट्स दैट आर अलाउड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन द इनवॉइस। ऐसे डिस्काउंट जो सप्लाई के दौरान या उससे पहले जो डिस्काउंट दिए जाते हैं वो अगर इनवॉइस में इंक्लूड किए गए हैं। एक तो ये पॉइंट है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट पेज पर चलिए। डिस्काउंट दैट आर अलाउड आफ्टर सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द सप्लाई एंड इज वर्कड आउट इनवॉइस वाइज एंड द प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट। ऐसे डिस्काउंट दैट आर अलाउड आफ्टर सप्लाई, जो सप्लाई के बाद जो हैं, जैसे अभी एग्जांपल में हमने पढ़ा था क्रेडिट टर्म्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग of an agreement that existed at the supply and is worked out invoice wise and the proportionate input tax credit is reversed by the recipient. Example of discount deductible from the value of supply. डिस्काउंट कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई से डिडक्ट किया जा सकता है, उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे होती हैं, एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। रॉयल बिस्किट कंपनी gives a discount of 30% on the list price to its distributors. रॉयल बिस्किट कॉर्पोरेशन जो है वो डिस्काउंट देती है 30% का अपने लिस्ट प्राइस पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। 10 फॉर अ सर्टेन कार्टन ऑफ स्पाइस बिस्क इन द इनवॉइस द लिस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज ₹200। 200 रुपए का जो डिस्काउंट है वो लिस्ट प्राइस पर इनवॉइस्ड है, on which a discount of 30% is given to arrive at the final price of ₹140। इस पर 30% का डिस्काउंट आप कैलकुलेट कीजिए, 60 रुपीज हो गया, तो फाइनल प्राइस जो है इसका कितना होगा? 140 रुपीज। द टैक्सेबल वैल्यू इज ₹140 as the discount is allowed at the time of supply and shown in the invoice। क्योंकि इस डिस्काउंट को टाइम ऑफ सप्लाई के दौरान अलाउ किया गया है और ये इनवॉइस में भी इस डिस्काउंट को शो किया गया है, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा डिस्काउंट को वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई से। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या डिटरमाइन करेंगे आप? 200 माइनस 60 रुपीज, दैट इज ₹140। द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्काउंट हैव बीन डिपिक्टेड बाय वे ऑफ डायग्राम गिवन बिलो। इस डायग्राम की हेल्प से डिस्काउंट्स के बारे में समझाया गया है। एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई से जो डिस्काउंट्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, एक्सक्लूजन है जिनको बाहर रखा जाता है, वो कौन कौन से हैं? पहला डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, सप्लाई से पहले या सप्लाई के दौरान दिए गए डिस्काउंट्स। और दूसरा पार्ट क्या है इसका? डिस्काउंट्स आफ्टर द टाइम ऑफ द सप्लाई, सप्लाई के बाद जो डिस्काउंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। जो पहले वाला और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है वो इंक्लूड नहीं किया जाता वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और आफ्टर टाइम ऑफ द सप्लाई नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर मेट। अगर 2 कंडीशंस आपकी फॉलो करती है ये ट्रांजैक्शन, तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये वो कौन सी हैं 2 कंडीशंस? फर्स्ट, एग्रीमेंट एंटाइटल्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, agreement entered into at or before the time of supply and discount is linked to relevant invoice। और दूसरी कंडीशन क्या है? ITC attributable to the discounts reversed by the recipient। recipient के द्वारा जो ITC attributable है वो रिवर्स कर दिया गया है, इस कंडीशन में भी इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई के दौरान जो इंक्लूड नहीं किया जाता वो किस बिहाफ पर नहीं किया जाता? इफ डिस्काउंट इट ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस।
अगर डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस में रिकॉर्ड किया गया है, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइन एज अबव, जैसा कि आप जानते हैं कि सप्लाई जो है वो अगर इस तरह से डिटरमाइन नहीं की जा सकती, द सेम शैल बी डिटरमाइन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो उसको जिस तरह से प्रेस्क्रिप्शन दी हुई है जीएसटी काउंसिल के द्वारा उस तरह से डिटरमाइन कर लिया जाएगा। Moreover, the value of such supplies as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be determined in such a manner as may be prescribed. कैसे कंप्यूट कर सकते हैं जीएसटी को? नेक्स्ट टॉपिक, इसकी कंप्यूटेशन से रिलेटेड जो इसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, वो सब कुछ तो आपने पढ़ लिया, उनके बेसिस पर ही ये कंप्यूटेशन होगी। तो आपको पहले तो ये कंसेप्ट्स याद रखने हैं। इससे पहले हमने पढ़े हैं कि सप्लाई में जो है वो क्या इंक्लूड किया जाएगा और क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो इंक्लूड किया जाएगा उसको टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर लेंगे, और जो इंक्लूड नहीं किया जाता उसको एक्सक्लूड कर लेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इज वेरी इजी इफ वी नो द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट इज टू बी एक्सक्लूडेड। तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी के बारे में देखिए कैसे हम इसकी कंप्यूटेशन करते हैं। As the name suggests, GST is a tax on goods and or services. Both have their own distinct features. Goods और services के अपने अपने अलग अलग features हैं। Therefore, this chapter of computation of GST has been further discussed in two parts. तो हम इस चैप्टर में, इस बुक के इस चैप्टर में GST की जो वैल्यूएशन है, कंप्यूटेशन है, वो भी दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो फर्स्ट गुड्स से रिलेटेड और दूसरी सर्विसेज से रिलेटेड। गुड्स से रिलेटेड टैक्सेबल वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं वो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा एक पार्ट में समझाया गया है, और सर्विसेज से रिलेटेड जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कैसे कंप्यूट करते हैं वो दूसरे पार्ट में समझाया गया है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं वो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी ऑन गुड्स। पेज नंबर 185 पर देखिए कैसे कंप्यूट करना है। सबसे पहले देखिए परफॉर्मा में देखिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे सबसे पहले, फिर उसमें इंक्लूजन्स को ऐड कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, सब टोटल कर लेंगे। इंक्लूजन्स में क्या क्या है? इंक्लूजन्स में है टैक्स ड्यूटीज, फीस, चार्जेस अंडर एनी स्टैच्यू एक्सेप्ट द जीएसटी लॉज। इससे पहले कंसेप्ट में हमने पढ़ लिया इंक्लूसिव में, इंक्लूजन्स में। सेकेंड, अमाउंट पेबल बाय द सप्लायर बट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। ऐसा अमाउंट जो कि सप्लायर के द्वारा पे किया जाना है लेकिन वो रिसिपिएंट के द्वारा पे कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ये इस तरह के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड किए जाएंगे, इनको ऐड कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट या फिर लेट फीस या पेनल्टी जो पेमेंट की डिले से रिलेटेड है, कंसिडरेशन की, उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे, इंश्योरेंस फ्रेट को ऐड कर लेंगे। नॉन गवर्नमेंट सब्सिडीज जो हैं वो जो सप्लाई से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, जो कि गवर्नमेंट के, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, उनको नहीं, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडीज जो हैं उनको इसमें ऐड कर लेंगे। आफ्टर सेल सर्विसेज या गारंटी चार्जेस जो हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें से लेस क्या करेंगे? एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स जो हमने इससे पिछले कंसेप्ट में पढ़ा कि क्या क्या एक्सक्लूड किया जाना चाहिए टैक्सेबल वैल्यू में से। इसी परफॉर्मा को हम पिछले इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। इस परफॉर्मा की हर एक आइटम को हमने सेपरेटली पिछले कंसेप्ट्स में डिस्कस कर लिया है। इन एक्सक्लूजन्स को भी हमने डिस्कस किया है वन बाय वन। सप्लाई से पहले अगर कोई डिस्काउंट गिवन है उसको क्या करेंगे आप? लेस करेंगे। डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई उसको एक्सक्लूड करेंगे। जीएसटी इन फॉर्म ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एनी डिपॉजिट एक्सेप्ट व्हेन सप्लाइड एज कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, उसको भी आप लेस कर लेंगे इसमें से। तो क्या आ जाएगा? आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूजन्स को ऐड करके और एक्सक्लूजन्स को लेस करके आपके पास आई है। तो इस तरह से आप कंप्यूट कर लेंगे टैक्सेबल वैल्यू को। इस परफॉर्मा को में लर्न करने वाला कुछ भी नहीं है। इससे पहले वाले कंसेप्ट्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आपको ये पता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या इंक्लूड करना है, क्या आपको इसमें ऐड करना है टैक्सेबल वैल्यू में, और क्या इसमें लेस करना है। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन से देखिए, इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं गुड्स से रिलेटेड। सभी में इन्हीं कंसेप्ट्स को कि
किसी एग्जाम्पल में कुछ कंसेप्ट को यूज कर लिया, 2-3 कंसेप्ट को, किसी एग्जाम्पल में उस कुछ कंसेप्ट को यूज कर लिया, तो ओवरऑल जो ये 23-24 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें सभी तरह के ये कंसेप्ट हैं, इनको मिला के इनको इनमें यूज किया गया है। तो देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन में एबीसी लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर सेलिंग टूल्स एंड ड्रिल्स एक्सेट्रा। एक मैन्युफैक्चरर है एबीसी लिमिटेड जो कि टूल्स और ड्रिल्स एक्सेट्रा सेल करती है। इट सेल्स अ पावर ड्रिल टू WLS। WLS को ये एक पावर ड्रिल सेल कर देती है एज अ होलसेलर। द MRP इज ₹5,000। इसका MRP जो है वो 5,000 है, बट ABC सेल्स इट फॉर ₹3,000। ABC इसको 3,000 रुपए में बिफोर टैक्स सेल कर देती है। मेक इनवॉइसेस बिफोर एंड आफ्टर GST, और इनवॉइस बनाती है, ठीक है। हमें इसका इनवॉइस बनाने के लिए बोला गया है, इससे पहले बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का इनवॉइस बनाने के लिए बोला गया है। तो बिफोर टैक्स बनाएंगे पहले। बिफोर टैक्स कैसे बनेगा? पावर ड्रिल की ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है? 3,000, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे एक्साइज कितना? 12.5%। 12.5% ऐड करेंगे, इसमें कितना? 375 हो जाएगा। 12.5% 3,000 का सब टोटल हो जाएगा 3,375। इस पर वैट चार्ज करेंगे 14.5% की रेट पर, तो वो कितना आएगा? 490। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट इसकी आ जाएगी 3,865। और जीएसटी के अंडर जीएसटी से पहले रिजीम में, बिफोर जीएसटी रिजीम, तो ये कैलकुलेशंस बनती हैं। अब जीएसटी के अंदर अगर हम वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करते हैं, तो देखिए पावर ड्रिल की ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है? 3,000। इस पर सीधा सीधा क्या लग जाएगा? सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन माना है इसको। तो अगर एग्जांपल की स्टेटमेंट में कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इसको इंटरेस्ट एज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मान लेंगे, और सीजीएसटी एसजीएसटी इस पर एप्लीकेबल होगा। 9% और 9% कितना हो जाएगा? 270। तो अब कितना बन रहा है? 3,540। तो पहले ज्यादा था जीएसटी रिजीम से पहले, और अब कितना है? कम है। तो बर्डन कम हो रहा है। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है आपकी 3,540 है, जो कि 3,865 से कम है। नेक्स्ट पेज पर चलिए। इलस्ट्रेशन 2 में देखिए, द टेबल बिलो shows the difference in the amount of payment of tax and invoice value under pre and post GST। प्री और पोस्ट जीएसटी के अंडर जो है वो इनवॉइस जो है इनवॉइस वैल्यू दिखाई गई है, और पेमेंट ऑफ टैक्स दिखाया गया है। प्री एज्यूम जीएसटी रेट 12%। जीएसटी रेट जो है वो 12% है, एंड डिवाइडेड इट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इक्वली। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ रेट 6% फॉर ईच। इससे पहले के चैप्टर्स में जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर कैसे जाएगा एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट पर एसजीएसटी कैसे जाएगा, कितना जाएगा, तो वो कंसेप्ट यूज करके इस न्यूमेरिकल को आपने सोल्व करना है। बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा। तो इनवॉइस जो है वैल्यू अंडर प्री एंड पोस्ट जीएसटी। इनवॉइस पर्टिकुलर्स में है, देखिए वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरर फर्स्ट स्टेप। वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरर फर्स्ट स्टेप में देखिए 1 लाख प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन 10% जो है वो ऐड किया गया, तो 10,000 हो गई। एक्साइज ड्यूटी 12% ऐड किया गया, 13,200 हो गई। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी? 1,23,200। वैट इस पर लगा 12.5%, जो कि 15,400 है। सीजीएसटी एसजीएसटी इसमें तो नहीं होगा, अंडर प्री जीएसटी लॉज में। सीजीएसटी नहीं है, एसजीएसटी है। जीएसटी तो है नहीं वहां पर। प्री जीएसटी लॉज में हम पढ़ रहे हैं, इसको वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो इन मैन्युफैक्चरर को इनवॉइस जो होगा, इनवॉइस वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1,38,600। इसी को ही अगर इधर जीएसटी लॉ के अंडर देखें तो एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगेगी। 1 लाख में 10,000 जो है वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, और जो है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी? 1,10,000। और
उससे नेक्स्ट पार्ट में देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो वैट लगाया है 12.5%, वो तो जीएसटी के अंडर है ही नहीं। एसजीएसटी और सीजीएसटी है जीएसटी के अंडर। एसजीएसटी कितना लगेगा 6% और सीजीएसटी 6%, तो कितना कितना लग गया दोनों पर, 1,10,000 पर 6600 ये ऐड कर दीजिए, 1,23,200 जो है वो इनवॉइस वैल्यू होगी मैन्युफैक्चरर के लिए। अब होलसेलर पर सेकंड स्टेप में अगर इसको ये जाता है तो होलसेलर क्या करेगा, उसके लिए क्या वैल्यू है इसकी, 1,38,600 में पड़ी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने इस कैलकुलेशंस के बाद उसको 1,38,600 में उसको सौंप दिया होलसेलर को प्री जीएसटी रिजीम के दौरान। और अगर जीएसटी लॉ के अंडर इसको पढ़ें तो ये कितनी वैल्यू पर दिया गया, 1,23,200 पर, किसको, होलसेलर को। तो होलसेलर इसके बाद क्या करेगा, इसकी वैल्यू ऐड करेगा। मान लीजिए वैल्यू जो ऐड की है 10% प्रॉफिट मार्जिन से, इसने 13,860 लगा दिया इस पे प्री जीएसटी रिजीम में, और जीएसटी रिजीम में 10% कितना बनेगा, 1,23,200 का 12,320। उसके बाद अगर प्री जीएसटी रिजीम में देखें तो वैट लगेगा 12.5%, 19,058 रुपए ये लग गया। प्री जीएसटी रिजीम में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, जीएसटी रिजीम में वैट नहीं लगेगा, इधर एनए नॉट एप्लीकेबल दिखा दिया, और सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करके दिखा दिया 6% किस पर, 1,35,520 पर कितना लगेगा, 8,131, 8,131, 6%। तो प्री जीएसटी रिजीम में जो इनवॉइस वैल्यू होलसेलर के लिए बनी वो कितनी बनी, 1,71,518, और जीएसटी लॉ के अंडर कितनी बनी, 1,51,782। नेक्स्ट स्टेप में देखिए रिटेलर को कितने में पड़ी है, 1,71,518 प्री जीएसटी रिजीम में, और जीएसटी लॉ के अंडर पड़े तो 1,51,782 रुपए में। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स है इनकी रिटेलर के लिए, क्योंकि वो इनपुट है। प्रॉफिट मार्जिन रिटेलर जो है उसमें 10% ऐड करता है। प्री जीएसटी रिजीम में 17,152 हो जाएगा इसका, 1,71,518 का 10% कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड कर देंगे इसको 10%, और जीएसटी लॉ के अंडर 10% ऐड करेंगे 1,51,782 का, तो 15,178 ऐड करके कितना हो जाएगा, 1,66,960 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी प्री जीएसटी रिजीम में, 1,88,670, और पोस्ट जीएसटी रिजीम में क्या हो जाएगी, 1,66,960। पोस्ट जीएसटी रिजीम में जो वैट है वो एप्लीकेबल नहीं है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देंगे आप 6%, तो 1,66,960 रुपए पर 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा, 10,018 रुपए, और 10,018 रुपए तो रिटेलर को की इनवॉइस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,86,996। अगर जीएसटी रिजीम से पहले की बात करें तो ये कितने पे बनता, सीजीएसटी एसजीएसटी को छोड़ दो, क्योंकि प्री जीएसटी रिजीम है, वैट लगा दीजिए यहाँ पर 12.5%, तो कितना हो जाएगा, 1,88,670 रुपए का। तो जिस पर की 12.5% कितना बनेगा, 23,584 रुपए, ऐड करके कितना आ गया इनवॉइस वैल्यू, 2,12,254। तो देखिए कंपैरिजन करके कितना ज्यादा अमाउंट प्री जीएसटी रिजीम में पोस्ट जीएसटी रिजीम से कितना ज्यादा है। तो इस इलस्ट्रेशन में तो आपने इस चैप्टर से रिलेटेड तो कोई कंसेप्ट आपने इतना ज्यादा नहीं इसमें शो हुआ, तो आगे जो एग्जांपल्स आएंगे उनमें क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, वो सब जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो यूज होने, थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स यूज करके एग्जांपल्स जो हैं वो 1 बाय 1 एक्सटेंड करते जाएंगे कंसेप्ट्स को। वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट को जैसे इलस्ट्रेशन 3 में इंक्लूड किया गया है कि डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो किस तरह से ट्रीट करनी है इसमें, क्योंकि देखो डिस्काउंट से रिलेटेड कंसेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सारे कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए कि क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। तो इजीली आप जो चीज इंक्लूड करनी है और जो चीज एक्सक्लूड करनी है उसकी वो ट्रीटमेंट करके और टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस इलस्ट्रेशन में, थर्ड इलस्ट्रेशन में, एबीसी लिमिटेड इज अ होलसेलर सेलिंग टूल्स लाइक ड्रिल्स एक्सेट्रा। एबीसी लिमिटेड जो है वो टूल्स सेल करती है, ड्रिल्स वगैरह। एबीसी सेल्स द पावर ड्रिल, एबीसी जो है वो पावर ड्रिल सेल करती है ट्रेडर को, टीडीआर को 4,000 रुपीज में, 1% का वो उसको डिस्काउंट देती है। एबीसी लिमिटेड इनकर्स ₹150 पैकिंग चार्जेस, एबीसी लिमिटेड 150 रुपए पैकिंग चार्जेस भी वहन करती है। टू एनकरेज
prompt payment ABC Limited offers additional 1% discount if TDR pays within 7 days। अगर वो 7 दिन के अंदर पे करता है तो 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और उसको मिलता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप? इसमें टैक्सेबल वैल्यू जो है कैसे CGST SGST चार्ज करके बताएंगे। CGST SGST किस पर चार्ज करेंगे? टैक्सेबल वैल्यू पर। तो पहले तो आप टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और टैक्सेबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप पहले ये देखेंगे कि इसमें क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना। तो जो इंक्लूड करना है उसको इंक्लूड करके, और जो इंक्लूड नहीं करना है उसको एक्सक्लूड करके टैक्सेबल वैल्यू निकाल देंगे। और जो करंट रेट है उसके हिसाब से आप ये भी देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। तो उस हिसाब से जो उस पर IGST या CGST SGST या UTGST जो भी एप्लीकेबल है उसकी उस रेट के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रेट को आप उस टैक्स पेबल फाइंड आउट कर सकते हो। और उस टैक्स पेबल आपका कैसे आएगा? देखो, जो आपका आउटवर्ड लायबिलिटी है उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आप माइनस कर देंगे। तो इस तरह से मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। तो इस मींस इस चैप्टर में इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के जो कंसेप्ट्स हैं उन सभी को मिला के भी लास्ट में जो है वो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे इन एग्जांपल्स को तो आप ये छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं ये सोल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है। 8th इलस्ट्रेशन 7 में देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ GST लायबिलिटी व्हेन परचेज एंड सप्लाई इज मेड इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट सप्लाई का एग्जांपल है। तो इंट्रास्टेट सप्लाई के बारे में आपको पता है कि किस तरह से क्या क्या वहां पर चार्जेस लगेंगे। वो तो यहाँ पर दे ही रखे हैं कि कितना % से GST लगेगा। और ये इसमें टैक्सेबल वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये देखेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू में क्या इंक्लूड करना और क्या एक्सक्लूड करना। इसी तरह से आगे इलस्ट्रेशन 8 है। 9th इलस्ट्रेशन है। 9th इलस्ट्रेशन में कंप्यूटेशन है नेट GST लायबिलिटी की इंटरस्टेट परचेजेस एंड इंट्रास्टेट सप्लाई। परचेजेस जो है वो इंट्रास्टेट है, मींस कैसे परचेजेस डिफरेंट हैं और सेल्स जो है एक मैन्युफैक्चरर की डिफरेंट है। तो वो हमने कंसेप्ट्स में पहले पढ़ा है। तो उन कंसेप्ट्स से की हेल्प से ये एग्जांपल्स जो हैं इनके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये एग्जांपल नंबर 16, 17 कुछ एग्जांपल्स गुड्स से रिलेटेड हैं। ये एग्जांपल नंबर 25 तक, एग्जांपल नंबर 25 तक आपने ये सोल्व करने हैं और बहुत ही इजी है कंप्यूट करना टैक्सेबल वैल्यू। और उस टैक्सेबल वैल्यू पर आपने उस रेट के हिसाब से GST जो है वो फाइंड आउट कर लेना है कि कितना GST पेबल है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि वहां पर अवेलमेंट है तो उसको भी आप ट्रीट कर लेंगे वैसे ही जिस तरह से उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के ITC इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है, उसके प्रोविजंस किस तरह से उसकी अवेलमेंट है। तो इस तरह के मिक्स्ड जो है एग्जांपल्स वो आप देख सकते हैं इसमें। 25th एग्जांपल देखिए, मनपसंद ब्रीवरीज अ बोटलर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स हैज मेड फॉलोइंग सप्लाईज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। उसकी सप्लाई है जुलाई 2019 के रिगार्डिंग। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, कोका कोला इन 1500 ml प्लास्टिक बोटल्स। कोका कोला जो है वो 1500 ml की प्लास्टिक बोटल्स में है। 5 रुपए की एक बोतल है, कॉस्टिंग जो है वो 5 रुपीज पर बोतल है। नोट रिटर्नेबल है, रिटर्न नहीं की जा सकती। तो इसके कितने हैं? 2 लाख पीसेस, 2 लाख पीसेस। और एक पीस के कितने रुपए का है? एक पीस 40 रुपए का, और उसकी कॉस्ट क्या थी? 5 रुपए। ठीक है। और ये इसकी क्वांटिटी क्या है? इसमें प्लास्टिक बोतल में इसकी कोका कोला की 1500 ml की। तो नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड ट्रांजैक्शन इसकी 300 ml कोक, 300 ml कोक की सेल की है उसने इन ग्लास बोटल्स। ग्लास की बोटल्स में 2 रुपए की एक है ग्लास की बोतल, कॉस्ट है ये इसकी। उसने कितनी सेल किया? 5 लाख बोतल, 7 रुपए पर बोतल के हिसाब से। 5 लाख बोटल्स, 300 ml कोक, 5 लाख बोटल्स। 300 ml की 5 लाख बोटल्स जो हैं 7 रुपए पर बोतल के हिसाब से। 40,000 बोटल्स आर नॉट रिटर्न टिल नाउ। 40,000 बोतल जो हैं वो अब तक रिटर्न नहीं हुई हैं। बेवरेज हैज चार्ज्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ बोटल्स अंडर बिल सेपरेटली। ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये अलग से चार्जेस किए गए। और आपने पढ़ा था कि जो अलग से एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं उनको किस तरह से एक्सक्लूड इंक्लूड करना है। तो वही कंसेप्ट्स हैं जो कंसेप्ट्स मैंने पहले पढ़ाए हैं।
कंसेप्ट्स में बेसिक जो थ्योरेटिकल टर्म्स कंसेप्ट्स हैं इसके चैप्टर के। ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट ₹45,000 के, और बी पार्ट है प्लास्टिक बोटल्स डिस्पैच्ड इन कार्टून्स पैकिंग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000। तो ये एक्सपेंसेस और इनकर किए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अलाउड 3% ट्रेड डिस्काउंट, 3% ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ करता है ये डिस्ट्रीब्यूटर। 25,000 ग्लास बोटल्स ऑफ 300 ml हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। सैंपल्स के तौर पर 25,000 ग्लास बोटल्स जो हैं वो 300 ml की वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। रेट ऑफ जीएसटी ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स इज इन 28% एंड स्टेट कंपनसेशन सेस जो है वो 15% जो है वो चार्ज किया जाना है। रेट जीएसटी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक जीएसटी की रेट जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स की 28% है, और कंपनसेशन सेस 15% वो भी चार्ज किया जाना है। तो देखिए कैसे टैक्सेबल वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इसकी, और जीएसटी पेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला देखिए, सबसे पहली ट्रांजैक्शन में कोका कोला की 1500 ml की प्लास्टिक बोटल्स कितनी हैं, 2 लाख बोटल्स हैं, और एक बोतल कितने की है, 40 रुपए की। तो 2 लाख बोतल कितने की बनेगी, 40 से गुना कर लेंगे, 80 लाख की बन जाएंगी। उसके बाद दूसरी है कोक की 300 ml की ग्लास बोटल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितनी सप्लाई की गई है, 5 लाख, और सैंपल्स में कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, 25,000, और रेट चार्ज पर बोतल कितना रेट चार्ज किया गया, देखो कितनी होगी टोटल बोटल्स, 5,25,000। ये 25,000 जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ये भी सप्लाई में इंक्लूड किए जाएंगे, ये एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे, ये कंसेप्ट हमने पहले पढ़ लिया है। पर बोतल जो चार्ज किया गया वो ₹7 किया गया है, तो इसको 5,25,000 बोटल्स जो 7 रुपए के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं वो कितनी होगी, 36,75,000 रुपए की। तो टोटल इनवॉइस प्राइस जो हुआ वो 1,16,75,000 रुपए हो गया। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट भी देता है वो 1%, शुरू में ही पढ़ लिया था हमने स्टेटमेंट में। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, इसका 1% ट्रेड डिस्काउंट 36,75,000 रुपए का, वो 3,50,250। तो 80 लाख में से 80 लाख और 36,75,000 रुपए टोटल कितना हो गया, 1,16,75,000। और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितने पर मिला हमें, 1%, 36,75,000 रुपए पर, वो कितना है, 3,50,250। तो कितना हो गया, लेस करके ये ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया, 1,13,24,750। इसमें उन बोटल्स की कॉस्ट को भी ऐड कर देंगे जो अभी चार्ज ही नहीं किया गया, जो रिटर्नेबल थी और रिटर्न नहीं की गई, वो नील है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक बोटल्स की कॉस्ट जो है वो कितनी है, 2 लाख बोटल्स की 5 रुपए के हिसाब से 10 लाख। क्योंकि देखिए यहां पर कॉस्ट ऑफ पैकिंग इन कार्टून्स, लास्ट पैरा में पढ़िए, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउड 3% ट्रेड डिस्काउंट, 25,000 ग्लास बोटल्स ऑफ 300 ml हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। Rate of GST on soft drinks is 28% and state compensation as 15% is charged. Cost of packing in cartoons. Packing in cartoons पर जो cost लगी है, देखिए A और B beverage are charged following expenses and cost of bottles under the bill separately. Separate bill जिनका बना था वो देखिए A और B जो है स्टेटमेंट में, पहली तो थी ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट 45,000, एक तो ये था, और दूसरा प्लास्टिक बोतल डिस्पैच्ड इन कार्टून पैकिंग, इस पैकिंग के चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस जो हैं 45,000 और 50,000, ये भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। क्योंकि आपने पढ़ा है कि टैक्सेबल वैल्यू में अगर इंश्योरेंस वगैरह जो ये एक्सपेंसेस हैं ये इंक्लूड किए जाएंगे, पैकिंग चार्जेस भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो इन चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद कितने आ गई टैक्सेबल वैल्यू सप्लाईज की, 1,24,19,750। इस पर जीएसटी कैसे लगेगा, सीजीएसटी 14% और एसजीएसटी 14%। 1,24,19,750 पर 14% सीजीएसटी लगकर कितना आया अमाउंट, 17,38,765, और एसजीएसटी 17,38,765। टोटल कितना हुआ, 34,77,530। इस पर कंपनसेशन सेस लगाएंगे 15%, किस पर, 1,24,19,750 पर, टोटल पर लगाएंगे, ठीक है। वो सेस लगाएंगे, कितना आएगा, 18,62,963। तो जीएसटी पेबल कितना आ जाएगा, 53,40,493।
तो ये तो थी गुड्स के केस में कंप्यूटेशन जो है फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। गुड्स के केस में कैसे आप कंप्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब सर्विसेज के केस में कैसे करते हैं वो देखिए जरा। सर्विसेज के केस में कुछ कंसेप्ट्स हैं। सर्विसेज के केस में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 201, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी ऑन सर्विसेज। Valuation of services is also computed under Section 15 of CGST Act. The whole of the amount charged by the service provider while rendering a service is the taxable value of service provided upon which GST is levied. तो जो अमाउंट जो है जिस पर सर्विस प्रोवाइडर ने जिस अमाउंट पर वो सर्विस रेंडर की है वो ही टैक्सेबल वैल्यू है उस सर्विस को प्रोवाइड करने की, जिस पर की जीएसटी जो है वो लेवी किया जाएगा। आउट ऑफ द ग्रोस अमाउंट चार्ज्ड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, नो डिडक्शन इज अलाउड रिगार्डिंग द एक्सपेंस कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल रेंडरिंग सच सर्विस। उस पर और कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। और किसके अलावा कि जो एक्सपेंसेस या कॉस्ट जो इनकर की गई है उस सर्विस को रेंडर करने के लिए वो ही सिर्फ डिडक्टेबल है, उसके अलावा और कोई डिडक्शन जो है, नो डिडक्शन इज अलाउड रिगार्डिंग द एक्सपेंस कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल रेंडरिंग सच सर्विस। यहाँ पर उसके एक्सपेंसेस या कॉस्ट जो इनकर की गई है उससे रिलेटेड जो है कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। सॉरी। फॉर एग्जांपल, व्हाइल गेटिंग अ फोटोकॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जब आप किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाते हैं, व्हाट यू पे इज फॉर द सर्विस रिसीव्ड बाय यू, आप जो पे करते हैं उस सर्विस जो सर्विस आपने रिसीव की गई है, फोटोकॉपी करवाई है, एंड नॉट फॉर द पेपर यूज्ड, आपने पेपर जो यूज किया है उसने उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उसकी उसके लिए पे नहीं किया गया है, उसने जो सर्विस प्रोवाइड की है उसके लिए पे किया है। लाइकवाइज अ फोटोग्राफर चार्जेस फॉर द सर्विस ऑफ फोटोग्राफी एंड नॉट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड, therefore the whole of the consideration received by the service provider is the taxable value। सर्विस प्रोवाइडर जो भी कंसिडरेशन लेता है, पूरी कंसिडरेशन जो है वो टैक्सेबल वैल्यू है। जो भी कंसिडरेशन सर्विस प्रोवाइडर रिसीव करता है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल वैल्यू है जीएसटी पर्पज के लिए। देयरफॉर नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ऐसा कोई डिडक्शन का प्रोविजन नहीं है सर्विसेज के केस में। इन अ नटशेल, इन केस ऑफ अ प्रोविजन ऑफ सर्विस, हम कंक्लूजन के तौर पर ये कह सकते हैं कि सर्विसेज के प्रोविजन में ग्रोस कंसिडरेशन इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सच सर्विस। ग्रोस कंसिडरेशन जो है, जो ग्रोस कंसिडरेशन सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस रिसिपिएंट से रिसीव की है ग्रोस कंसिडरेशन, वो ही आपकी उस सर्विस की टैक्सेबल वैल्यू है विदाउट एनी डिडक्शन देयरफ्रॉम फॉर द कॉस्ट एक्सपेंस इनकर्ड इन द रेंडरिंग सच सर्विस। विदाउट एनी डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन नहीं है जो आपने उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कॉस्ट इनकर की है या फिर एक्सपेंसेस बियर किए हैं उस सर्विसेज की रेंडरिंग के लिए, तो वो आपको डिडक्टेबल नहीं है, वो भी उसमें इंक्लूड ही रहेंगे। टैक्सेबल वैल्यू पूरी की पूरी रहेगी जो भी आपने अमाउंट रिसीव किया है किसी सर्विस के बदले में, प्रोवाइड करने के बदले में, तो वो फुली टैक्सेबल है। रेट ऑफ जीएसटी ऑन टैक्सेबल सर्विसेज, रेट क्या है टैक्सेबल सर्विसेज पर जीएसटी की। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2070 जीएसटी इज लेविड ऑन सर्विसेज इंस्टेड ऑफ अर्लियर सर्विस टैक्स चार्ज। पहले क्या था, सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता था, सर्विस चार्ज के को छोड़कर अब क्या किया जाएगा, जीएसटी लेवी किया जाएगा सर्विसेज पर। 1 जुलाई 2017 से वो एप्लीकेबल हो चुका है, जिसको कि कितने साल हो चुके हैं, 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, अब 5 साल हो जाएंगे 2022 में। ऑन सर्विसेज इज 18% थ्रू सर्टेन लोअर रेट्स आल्सो चार्ज्ड ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज लिस्टेड बिलो। रेस्टोरेंट सर्विसेज जो हैं सभी कैटेगरीज की 5% की रेट है। फर्स्ट क्लास इन एसी कोच रेलवेज पैसेंजर सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय रेलवे एक्सेप्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज, रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एसी बस सर्विसेज, एयर सर्विसेज इन इकोनॉमी क्लास, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इन पर कितनी रेट है 5%। नॉन इकोनॉमी एयर सर्विसेज पर 12%,
जनरल रेट ऑन अदर सर्विसेज क्या है 18%, बाकी सभी पर कितना है 18% जो कि जनरल रेट है। अब देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है सर्विसेज की, उसके केस में क्या प्रोविजंस हैं। इफ द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड प्लेस ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इन द सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट कौन सी सप्लाई होगी, जिसमें रिसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सेम स्टेट में है, इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अपॉन विच जनरल रेट्स ऑफ जीएसटी शैल बी चार्ज एज फॉलोज। जनरल रेट एप्लीकेबल होंगे क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्या एप्लीकेबल होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम रेट से दोनों टैक्सेबल वैल्यू पर 9%। और इंटर स्टेट सप्लाई पर अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है और रिसिपिएंट है वो दोनों अलग अलग स्टेट्स में है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई होगी और वहां पर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा, वो कितना होगा 18%। गुड्स या फिर मटेरियल सप्लाइड बाय सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जैसे कोई गुड्स या मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। अब मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी टीचिंग फैसिलिटीज की, लेकिन उसके साथ आपको वो उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। तो देखिए सर्विस के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, गुड्स या मटेरियल मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अंडर जीएसटी रिजीम प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स बोथ आर कॉल्ड सप्लाई। जो गुड्स और सर्विसेज दोनों की जो सप्लाई है वो सप्लाई के अंडर ही आएगी, एंड शैल बी चार्जेबल एट द एप्लीकेबल रेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन पर एप्लीकेबल रेट है गुड्स एंड सर्विसेज की रेट्स। सच सप्लाई ऑफ गुड्स इज चार्जेबल सेपरेटली एट प्रिवेलिंग रेट्स ऑफ जीएसटी, वो भी चार्जेबल रहेगा सेपरेटली जो प्रिवेलिंग रेट है जीएसटी की उनके अकॉर्डिंग। एग्जांपल ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अलोंग विद सर्विसेज, क्या एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया है, कुछ एग्जांपल्स और हैं। देखिए अनएक्सपोज्ड फिल्म्स और सीडी सप्लाइड बाय फोटोग्राफर, फोटोग्राफर के द्वारा अपनी सर्विसेज के साथ अनएक्सपोज्ड फिल्म्स और सीडी सप्लाई करता है। सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स अलोंग विद रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ सर्विसेज, अगर आपके घर पे कोई आरओ ठीक करने आता है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने आता है और उसके साथ साथ उस आरओ में कोई कुछ चीज इंस्टॉल करके चला जाता है तो उसने गुड्स भी प्रोवाइड किए आपको। सप्लाई ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अलोंग विद ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट, आप ब्यूटी पार्लर पे गए, आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट कराई और आपको साथ में प्रोडक्ट दे दिया उसने। सप्लाई ऑफ लुब्रिकेंट स्टोर्स एक्सेट्रा बाय सर्विस स्टेशन, सर्विस स्टेशन आपको लुब्रिकेंट स्टोर्स वगैरह दे देता है, तो वो क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स है विद अलोंग विद सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट पेज पर चलिए, मेजर सर्विसेज के बारे में आगे जिक्र है इस पेज पर। यहाँ पर सर्विसेज का ये पार्ट हमने कर लिया। मेजर सर्विसेज, मेजर सर्विसेज में देखिए फर्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्शनल सर्विस है, कंस्ट्रक्शन सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज द स्पाइस ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो है वो एक का छोटा सा पार्ट है कंस्ट्रक्शन सर्विस का, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2119 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो कि सीजीएसटी एक्ट के 2119 सेक्शन के अकॉर्डिंग उसका प्रोविजन जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। अंडर पैरा 6A ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जीएसटी इज पेबल ऑन सच सर्विस, ये एक सर्विस है और इस पर जीएसटी जो है वो पेबल होगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियली एंड इनहेरेंटली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो एसेंशियल और इनहेरेंट एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, irrespective of legal fiction created by Article 366 to 29A of the Constitution of India as deemed sale. Basically, work contract is a contract for work where supply of material is incidental to the contract. इस कॉन्ट्रैक्ट में जो मटेरियल की सप्लाई है वो इंसिडेंटल है। जनरल रेट ऑफ जीएसटी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पर जो जनरल रेट है, जनरल रेट ऑफ जीएसटी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज 18%, 9% CGST and 9% SGST, or you can say 18% IGST in case of interstate supply, and in case of intrastate supply that is CGST 9% and SGST 9%. Distributive trade services, ट्रेड ए पार्ट देखिए इसमें ट्रेडिंग एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस, जिसमें कि ट्रेडिंग सर्विसेज में होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड दोनों हैं। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में अकोमोडेशन, फूड और बेवरेज सर्विसेज जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज हैं। जनरल रेट है इन पर 18% IGST इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, और इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में SGST 9% एंड CGST 9%। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, थर्ड देखिए, थर्ड मेजर सर्विस
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसमें कि ए पार्ट में बाय रेल, अगर बाय रेल आप ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जीएसटी की स्टडी करते हैं तो इन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशनल कोच जीएसटी रेट इज 5%। इसमें इंट्रा स्टेट में अगर आप ट्रेवल करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो क्या हो जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा वहां पर। और अगर आप एक ही स्टेट के अंदर ही आप ट्रेवल करते हैं तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा आपकी टिकट पर। बी पार्ट में देखिए, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मेट्रो, मोनोरेल और ट्रामवे एंड इन रेलवेज इन क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं। इनके अलावा अगर और ट्रेन के जो पार्ट्स हैं उसमें आप ट्रेवल करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स इन द फॉलोइंग कैटेगरी इज टैक्सेबल। रोड ट्रांसपोर्ट जो है पैसेंजर्स की वो इन कैटेगरीज में टैक्सेबल है, जैसे एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एसी स्टेज कैरेज और रेडियो टैक्सी जो है, इन पर जो एप्लीकेबल रेट है जीएसटी की वो है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5% और इंटर स्टेट सप्लाई पर 5% आईजीएसटी एप्लीकेबल है। इसी में ही देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय वाटर अगर ट्रेवल कर रहे हैं, जनरल रेट क्या है यहाँ पर 18%, while inland water transportation of passenger is exempt. ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर क्या है, जीएसटी रेट 5% है। अदर क्लासेस में, इकोनॉमी क्लास में 5% है, अदर क्लासेस में 12% है जीएसटी रेट। नॉर्थ ईस्ट एरिया सर्विस आर एग्जाम्प्ट। नॉर्थ ईस्ट एरिया में सर्विसेज जो है वो एग्जाम्प्ट हैं जीएसटी से, वहां पर ये रेट एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी वहां पर लेवी नहीं किया जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, फोर्थ पॉइंट है। फर्स्ट आपने पढ़ा कंस्ट्रक्शन सर्विस, सेकंड पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विस, थर्ड पढ़ा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, फोर्थ अब है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। गुड्स, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड है उसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो हैं, ऑल सच सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट जीटीए एंड कोरियर सर्विस। बाकी सभी जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। इसमें एप्लीकेबल कौन सा है, एक्सेप्ट किसको करेंगे आप, मींस इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इस पर लगेगा जीएसटी, किस पे, जीटीए पर या फिर कोरियर सर्विसेज जो हैं, जो कि क्या है टैक्सेबल हैं 5% की रेट पर। अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5%, और यदि इंटर स्टेट सप्लाई है तो 5% आईजीएसटी। रिवर्स चार्ज जो है जीटीए सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं। इन केस ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एजेंसी, the recipient of services is liable to GST located in taxable territory. Thus, GTA itself is liable to pay GST in the following cases. Recipient is unregistered individual, अगर उस GTA का जो recipient है वो unregistered person है, ये एक केस हो गया। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउसहोल्ड गुड्स व्हेन फ्रेट इज पेड बाय अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, फ्रेट जो है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा पे किया जाता है। सर्विसेज अप्लाई टू अ पर्सन, एक पर्सन को सर्विसेज सप्लाई किया है जीटीए ने, लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में फॉल करता है जो रिसिपिएंट है उन सर्विसेज का। जैसे कि ट्रांसपोर्ट टू भूटान में अगर कर रहे हैं, नेपाल या बांग्लादेश में कर रहे हैं। बी पार्ट देखिए इसका गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस का ही, अभी हमने ए पार्ट किया गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड। दूसरा है एग्जेम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, वेयर कंसिडरेशन फॉर सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 15,000, सिंगल कैरेज जो है वो 15,000 से ज्यादा अमाउंट की नहीं है, 15,000 के से ज्यादा की नहीं है। अगर 15,000 तक की है तो वो एग्जेम्प्टेड है, 15,000 से ज्यादा को इंक्लूड किया जाएगा। वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750, कंसाइनी को अगर आपने कंसिडरेशन के रूप में जो है वो 750 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वो 750 तक ही हो। मिल्क, साल्ट एंड फूल्स प्राइस पल्सेस ये एग्जेम्प्टेड हैं। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, रिलीफ मटेरियल्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये सब आपके एग्जाम्पशन है इनकी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। ये कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में देखिए इसी पेज पर नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल सर्विस, जो कि एक मेजर सर्विस है। सर्विस ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, द
मेन सर्विस ऑफ बैंक इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिपोजिटर्स। ये एक मेन सर्विस है बैंक्स की, जो कि क्या है कि वो इंटरेस्ट पे करता है डिपोजिटर्स को। जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, उनको क्या मिलता है उसके बदले में? इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो सर्विस है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन और एडवांसेस in so far as the consideration is by way of interest or discount is exempt from GST। ये GST से exempted रहेगा। ये ऐसी फाइनेंशियल सर्विस है। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन सर्विसेज। अगर आप करेंसी जो है वो एक्सचेंज करते हैं, फॉर अ करेंसी व्हेन एक्सचेंज्ड फ्रॉम और टू इंडियन रुपीज, अगर इंडियन रुपीज में या इंडियन रुपीज से आप दूसरी करेंसी में चेंज करते हैं, value of service shall be equal to the difference in the buying rate or the selling rate as the case may be, and the RBI reference rate for the currency multiplied by the total units of the currency. If RBI exchange rate is not available for a currency, the value shall be 1% of the gross amount of INR। जो ग्रोस अमाउंट इंडियन रुपीज की होगी उस पर 1% जो है वो चार्जेबल रहेगा। सी पार्ट देखिए, इसी में ही फाइनेंशियल सर्विसेज में ही, सप्लाई ऑफ मनी इज नाइदर गुड्स नोर सर्विसेज। जो मनी की सप्लाई है, ना ही तो वो गुड्स की सप्लाई है और ना ही उसको सर्विसेज की सप्लाई के कैटेगरी में रखा जाएगा। अंडर सेक्शन 252 और 2102 ऑफ द CGST एक्ट विच स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड मनी फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने शुरू में जो सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें मनी, मॉनेटरी जो वैल्यूज हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया था इसमें। दूसरा है चिट फंड सर्विस। चिट फंड सर्विस में सर्विसेज प्रोवाइड बाय द फोरमैन ऑफ चिट फंड इन रिलेशन टू चिट आर सब्जेक्ट टू GST। पर GST चार्जेबल है 12%। IGST इन केस ऑफ इंटरस्टेट और CGST एंड SGST इन केस ऑफ इंट्रास्टेट। नेक्स्ट है इसी में ही इंश्योरेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विस है जो कि एक GST रेट क्या है यहाँ पर 18%, IGST in case of interstate supply and supply of service, and CGST and SGST 9% each in case of intrastate supply of service, insurance service. Exemption to service of general insurance and life insurance under specified schemes of public interest implemented by the government, wide notification number 9 2017 and 12/2017, both dated 28th June 2017, इफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जो कि नोटिफाई किया गया कब? 28 जून 2017 को, और जो कि इफेक्टिव रहा कब? 1 जुलाई 2017 से। रियल एस्टेट सर्विस जो कि एक मेजर सर्विस है, ये भी इसमें देखिए GST की क्या ट्रीटमेंट है, कंप्यूट कैसे करेंगे आप टैक्सेबल वैल्यू इन केस ऑफ रियल एस्टेट सर्विस। रेंटिंग और लीजिंग सर्विस, ये इसमें क्या रेट एप्लीकेबल है? 18% इन केस ऑफ इंट्रा IGST in case of interstate supplies and 9% CGST and 9% SGST in case of intrastate supply of renting or leasing service. Since the place of supply is the location of the immovable property, IGST is not applicable। IGST applicable नहीं है interstate supplies पर। मैंने अभी IGST का भी बोल दिया, इसमें IGST जो है वो applicable नहीं है। रेंटिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पस इज एग्जेम्प्टेड। रेंटिंग रेजिडेंशियल पर्पस से जो है वो एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट देखिए मेजर सर्विस है, ये भी 7th मेजर सर्विस, लीजिंग एंड लाइसेंसिंग सर्विस। लीज और लाइसेंसिंग सर्विसेज को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इनकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी। फर्स्ट देखिए ABCD 4 पार्ट है इसके। ए देखिए हायर एंड लाइसेंसिंग सर्विस में लीजिंग एंड रेंटल ऑफ मशीनरी, लीजिंग एंड रेंटल ऑफ गुड्स, लीजिंग सर्विसेज फॉर द राइट टू यूज IPR एंड अदर प्रोडक्ट्स। और B लीजिंग और रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो सर्विस जो पर जो रेट्स है वो एप्लीकेबल होंगी। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स इन सप्लाई ऑफ सर्विस। डी पार्ट है लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर ऑपरेटिंग शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस और कार्गो सर्विसेज। इन पर GST जो है एप्लीकेबल 5% है। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर 2.5% CGST और 2.5% SGST, और इंटर स्टेट सप्लाई पर IGST एप्लीकेबल है 5%। इसमें दोनों केसेस में है लीजिंग एंड लाइसेंसिंग सर्विसेज में ABCD चारों पार्ट्स में। ए में हायर लाइसेंसिंग सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी लीजिंग एंड रेंटल मशीनरी, रेंटल गुड्स की लीजिंग और लाइसेंसिंग सर्विसेज जो हैं वो IPR और अदर प्रोडक्ट्स के यूज से रिलेटेड जो हैं।
नेक्स्ट देखिए, एक और मेजर सर्विस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज, बैकबोन। इसमें ए पार्ट देखिए, बिजनेस ऑक्सिलरी एंड सपोर्ट सर्विस। ऑक्सिलरी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इन सब से रिलेटेड बिजनेस में मार्केटिंग जो चैनल है, जैसे कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। बी, सर्विसेज बाय इनक्यूबेटी एंड इनक्यूबेटर, बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर्स है, जैसे ये टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि लीगल सर्विसेज। सी पार्ट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज बिफोर द एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। जो भी लीगल सर्विस है, ये भी बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज में इंक्लूड किया गया है। इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर से रिलेटेड सर्विसेज भी बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विस में इंक्लूड है। बिजनेस ऑक्सिलरी एंड सपोर्ट सर्विसेज बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज में आप देखिए, इस पर एप्लीकेबल क्या है। इन केस ऑफ लीगल सर्विस, जीएसटी इज पेबल बाय द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट इस पर जीएसटी पे करेगा। ही इज बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन इंडिया। अगर वो एक बिजनेस एंटिटी है और लोकेटेड इन इंडिया है। डी पार्ट देखिए इसी का ही, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एंड प्रोविजन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेस और टाइम। सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस in print media is subject to 5% GST and 2.5% in case of intrastate supply 2.5% CGST and SGST 2.5%, and in case of interstate supply that is 5% IGST. न्यूज एजेंसी सर्विसेज में देखिए, कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग न्यूज बाय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए, ट्रैवल अरेंजमेंट एंड टूर ऑपरेटर सर्विसेज, subject to 5% GST, but services supplied to a foreign tourist in relation to tour conduct outside India is exempt from GST. ये GST से exempted है। जी देखिए, events and exhibition organization services outside India, support services of agriculture, forestry, fishing and animal husbandry are exempt from GST. ये exempted है GST से। Job work जो है, service classification of manufacturing services on physical inputs owned by others. In case of job work relating to printing, textile, jewelry, etc., GST rate is 5%, means 2.5% CGST and 2.5% SGST in intra-state supply of job work services and 5% IGST in case of interstate supply of job work services. 9 देखिए, ये भी मेजर सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग या इंफॉर्मेशन जो सर्विसेज हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में जीएसटी रेट जो 18% है। दूसरा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल में सर्विसेज हैं, इससे रिलेटेड OIDAR। कम्युनिटी सोशल सर्विस, ए और बी पार्ट में देखिए, कम्युनिटी सर्विस, सोशल एंड पर्सनल सर्विस, और दूसरा है एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस, और फिर तीसरा है ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल केयर सर्विस। इसके अलावा सैनिटेशन एंड सिमिलर सर्विसेज ये एग्जेम्प्टेड हैं। सर्विसेज ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज और RWA ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन अप टू 5,000। रिक्रिएशनल, कल्चरल और सपोर्टिंग सर्विसेज, इन पर क्या एप्लीकेबल है। IPL GST रेट 28% है, 14% CGST और 14% SGST इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई एंड 28% IGST इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। और इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन सप्लाई पर सबसे पहले जो पढ़ा हमने, GST रेट क्या है यहाँ पर 18%। बी जो है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में देखिए, कम्युनिकेशन 10th जो ब्रॉड कैटेगरी पढ़ रहे हैं, मेजर सर्विस पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी सर्विसेज, सोशल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और एजुकेशनल सर्विसेज, ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल केयर सर्विसेज, ABCDEF तक ये जितनी भी पढ़ी हैं हमने, इनके केस में जो रेट एप्लीकेबल है और ये एक्सक्लूड है, इंक्लूडेड है टैक्सेबल सप्लाई में, वो हमें बताया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर GHI पॉइंट देखिए, सर्विस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड मॉडल्स और आर्टिस्ट जो सर्विसेज परफॉर्म करते हैं एग्जेम्प्टेड हैं। ये कंसिडरेशन चार्ज जो है फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1.5 लाख। 1.5 लाख से ज्यादा की जब हो जाती हो तो वो टैक्सेबल होगी, 1.5 लाख से कम किया तो वो टैक्सेबल नहीं है। म्यूजियम एंड प्रिजर्वेशन सर्विसेज, म्यूजियम और प्रिजर्वेशन सर्विसेज जो हैं, जो प्रोवाइड करते हैं म्यूजियम्स वगैरह। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, टाइगर रिजर्व, जू आर एग्जेम्प्टेड, ये सब एग्जेम्प्टेड हैं। आई में देखिए, गैम्बलिंग एंड बैटिंग एंड रेसिंग सर्विसेज, यहाँ पर कितना चार्ज है। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई
that is 14% CGST and 14% SGST, and in case of interstate supply 28% IGST is leviable. अब हम पढ़ते हैं, ये तो थे हमारे कंसेप्ट्स जिनको आप बार बार पढ़कर समझ लेंगे। इन कंसेप्ट्स के बिना आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप सोल्व नहीं कर सकते सर्विसेज से रिलेटेड। जैसे गुड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने गुड्स से रिलेटेड कंसेप्ट्स की हेल्प से ही सोल्व कर पाए हैं। उनको आप वो टिप्स पर होने चाहिए कंसेप्ट्स, तभी आप गुड्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व कर पाए। इसके अलावा अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे वैल्यूएशन ऑफ वेरियस सर्विसेज से रिलेटेड, जो कि इम्पॉसिबल है इन कंसेप्ट्स के बगैर तो। और लेकिन अगर ये कंसेप्ट्स आपके टिप्स पर हैं तो ये न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आगे नेक्स्ट जो है हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड। जो वेरियस सर्विसेज हैं, जिन सर्विसेज के बारे में हमने इन कंसेप्ट्स में पढ़ा, उनकी वैल्यूएशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए। क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, किस पर कितने रेट है, किस तरह से किसको चार्ज करना है, क्या चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है, सब कुछ जो है कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। तो देखिए, वैल्यूएशन ऑफ वेरियस सर्विसेज इज अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट रूल्स। जो सर्विसेज हैं वेरियस, उनकी वैल्यूएशन जो है वो कुछ रेलिवेंट रूल्स हैं उससे रिलेटेड, कुछ प्रोविजंस हैं जो एप्लीकेबल है वहां पर। उन प्रोविजंस और रूल्स को फॉलो करके हम वैल्यूएशन कर सकते हैं उन सर्विसेज की टैक्सेबल वैल्यू की। ग्रोस अमाउंट चार्ज्ड बाय प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, वैल्यूएशन ऑफ सच सर्विस which is chargeable at general rate or other concessional rate as the case may be before attempting to solve the practical problems। practical problems solve करने से पहले हमें क्या जरूरी है? consider the facts and requirement of the case concerned and care for following steps। आपको हर एक practical problem में ये concepts ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। फर्स्ट देखिए, इज सर्विस टैक्सेबल और एग्जाम। सबसे पहले तो आप सर्विस को की ये टेस्ट करेंगे कि क्या वो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। अगर टैक्सेबल है तभी टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर एग्जाम्प्ट है तो टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। इफ अगर वो टैक्सेबल है तो ग्रोस अमाउंट जो चार्ज किया गया है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, वो ग्रोस अमाउंट आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद नो डिडक्शन फॉर कॉस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड। अगर कोई आपको विचलित किया गया है स्टेटमेंट के अंदर कि इतनी कॉस्ट बियर की गई, इतने एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं, तो ऐसी कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, उनको आप लेस नहीं करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर अलग से दी हुई हैं उनको भी टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर देंगे, उनको आप छोड़ेंगे नहीं। फोर्थ पॉइंट जो है, ये सब कुछ करने के बाद goods sold by the service provider is chargeable as supply of goods, GST on service and or goods shall be total GST। इसके बाद आप वैल्यूएशन कर लेंगे। इन सब ट्रीटमेंट्स के बाद क्या बचेगी आपके पास? टैक्सेबल वैल्यू होगी, उस पर करंट उस एप्लीकेबल रेट के हिसाब से आप GST पेएबल फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ इलस्ट्रेशंस हैं इसी से रिलेटेड, इलस्ट्रेशन 1 से लेकर और इलस्ट्रेशन 15 तक। ये इलस्ट्रेशन इन कंसेप्ट्स के बिहाफ पर आपने सोल्व करने हैं 15 तक। ये 15 एग्जांपल्स इन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पर आपने सोल्व करने हैं। जैसे 15th एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, इसलिए स्किप भी कर दिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स, क्योंकि कंसेप्ट्स मैं थोरोली आपको पढ़ा चुका हूं और इन कंसेप्ट्स से रिलेटेड ही ये एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैं करा देता हूं आपको। अ रजिस्टर्ड इंटीरियर, 15th एग्जांपल देखिए नेक्स्ट पेज पर। लास्ट एग्जांपल जो है आपका इलस्ट्रेशन 15th। A registered interior designer has charged 8,75,000 from its clients। एक इंटीरियर डिजाइनर ने अपने क्लाइंट से 8,75,000 रुपए चार्ज किए। इसी तरह के एग्जांपल्स हैं इससे पहले भी, किसी में कुछ कंसेप्ट्स लिए हुए हैं कुछ, लेकिन आपको कंसेप्ट्स तो सारे ही पढ़ने हैं। तो सभी अगर कंसेप्ट्स आपको आते हैं तो कोई भी कंसेप्ट यूज किया गया स्टेटमेंट में टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए, वो आप झट से अप्लाई करके, क्योंकि आपको नॉलेज है उन कंसेप्ट से रिलेटेड की सर्विसेज में क्या क्या कंसेप्ट हैं, किस तरह से क्या करना है, तो वो सब फॉलो करके आप टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस एग्जांपल में देखिए 8,75,000 रुपए चार्ज किए गए हैं, इसके द्वारा एक इंटीरियर डिजाइनर के द्वारा अपने क्लाइंट से। उसने क्या किया है, उसको रेंडर किया है अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज। उससे रिलेटेड जो है डिटेल्स वो इसने दे रखी हैं स्टेटमेंट में। फर्स्ट है लेबर सप्लाइड फैसिलिटी
एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइडेड। जो लेबर सप्लाई की है फैसिलिटी, लेबर सप्लाइड फैसिलिटी, जो उसने लेबर सप्लाई की है, काम करने के लिए लेबर प्रोवाइड की है इस इंटीरियर डिजाइनर ने, और कंसल्टेंसी भी दी है, सलाहकार भी था ये इसका, तो उसके इसने चार्ज किए हैं 4,25,000। लेबर भी सप्लाई की है और कंसल्टेंसी, इन दोनों काम के इसने 4,25,000 रुपए इससे चार्ज किए अपने क्लाइंट से। दूसरा, फर्नीचर सप्लाई किया है अपने कस्टमर को या इसी क्लाइंट को 3,50,000 रुपए का। तीसरा, वैल्यू ऑफ अदर मटेरियल्स यूज्ड इन रेंडिंग द सर्विस टू द क्लाइंट एज पर नीड 1 लाख, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस एंड जीएसटी पेबल देयरइन अपॉन @18%। इसी तरह से छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे से कंसेप्ट इसमें ये यूज होने हैं जो कि आपने पढ़ लिए हैं सारे कंसेप्ट। तो देखिए कंप्यूटेशन कैसे करेंगे टैक्सेबल वैल्यू की, क्या क्या इसने प्रोवाइड किया है, लेबर फैसिलिटी और कंसल्टेंसी चार्जेस कितने किए हैं, 4,25,000। फर्नीचर सप्लाई किया है 3,50,000, और अदर मटेरियल जो है डेकोरेशन का अपने क्लाइंट को की नीड के हिसाब से उसने वो जो प्रोवाइड किया है वो 1 लाख रुपए का। तो टोटल कितना बना, 8,75,000 रुपए का टोटल सर्विसेज जो है उसने उसको दी है। तो उस पर जीएसटी 18% के हिसाब से आप सीधा निकाल लेंगे, सीजी इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई के हिसाब से। तो देखिए 18% सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है 9% के हिसाब से। अब ये नहीं बताया कि ये जो इंटीरियर डिजाइनर जो है वो किस स्टेट का है और उसका क्लाइंट किस स्टेट का है, ठीक है, कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो ये आप जूम कर लेंगे, अगर सप्लाई के बारे में कुछ नहीं दे रखा कि वो कहाँ का है कहाँ का नहीं है, क्लाइंट कहाँ का है और सप्लायर जो है सर्विसेज का वो कहाँ का है, तो आप इंट्रा स्टेट सप्लाई उसको अजूम कर लेंगे और इंट्रा स्टेट सप्लाई अजूम करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में आपका 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी एप्लीकेबल है, जो कि 8,75,000 रुपए पर 9% के हिसाब से कितना आ जाएगा, टोटल 18% कितना आ जाएगा, 1,57,500। तो ये टैक्स पेएबल है यहाँ पर सर्विसेज पर। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं, ये आपने सोल्व कर लेने हैं। और इसी बुक में, बुक बहुत अच्छी है साहित्य भवन पब्लिकेशन की, डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा और प्रोफेसर वीपी अग्रवाल जो हैं वो इसके राइटर्स हैं, और इसका 7th एडिशन जो है वो ये आया है अभी जनवरी 2021 में। इस बुक के हिसाब से मैं ये चैप्टर्स जो आपने वीडियोस में कवर कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। तो इससे रिलेटेड आगे अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं, जो इन कंसेप्ट्स को, इसमें कंसेप्ट्स भी अच्छे से दे रखे हैं और प्रैक्टिस भी अच्छे से दे रखी है। तो प्रैक्टिस जो है अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स की वो भी आप इस बुक की हेल्प से कर लेंगे, और जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो भी पढ़ लेंगे। और इस बुक की एक और खास बात यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपको। अगर आपके जो एग्जाम जो है टर्म एंड एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो आपने कंसेप्ट्स को ही थोरोली पढ़ना है, जरूरी नहीं है कि बुक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हीं में से उठा के क्वेश्चन पेपर सेटर डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट्स जो हैं वो आपने थोरोली स्टडी करने हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले ईयर्स के जो जीएसटी के पेपर्स हैं उनको उठा के आप देख लीजिए कि जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है वो ज्यादा पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल डायरेक्टली न्यूमेरिकल जो है वो आपसे नहीं पूछा गया है अभी तक। तो ऐसा नहीं है कि अब की बार भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल को आपको सोल्व करने के लिए दे दें पेपर में। लेकिन अगर हम बात करें इन चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हैं उसमें तो थ्योरी भी न्यूमेरिकल जैसी ही है, क्योंकि आपको अगर ये बोला गया है कि टैक्सेबल वैल्यू को कैसे कंप्यूट करते हैं ये बताइए, तो आप विद एग्जांपल समझाइए उनको, एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल से आप समझाइए, तो वो न्यूमेरिकल ही हो गया। न्यूमेरिकल की तरह से आपने थ्योरी अटेम्प्ट कर दी तो उसके आपको अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल में आपको 100% मार्क्स मिलते हैं, इसी तरह से इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप उसमें एग्जांपल्स जो हैं वो एग्जांपल्स की हेल्प से अपने क्वेश्चन को जो है आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी, जिसमें कि टैक्सेबल वैल्यू हमने कंप्यूट करना सीखा गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना नेक्स्ट 13th चैप्टर, जॉब वर्क, ई कॉमर्स एंड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन डाटा। थैंक यू क्लास।